होमोजेनाइट। ओके, तो डायमेंशंस हमने जो देखे थे, एक बार रिकॉल आप भी करिए साथ में ही। तो स्पीड के डायमेंशंस क्या, एरिया के डायमेंशंस क्या आते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब एल इंटू एल, लेंथ स्क्वायर। वॉल्यूम के डायमेंशंस एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब। उसके बाद स्पीड के डायमेंशंस डिस्टेंस अपॉन टाइम, L1 e raised to -1। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पता है ना? एक्सेलरेशन देने के बाद व्हीकल की स्पीड चेंज होती है, उसके लिए कुछ टाइम भी लगता है। स्पीड के डायमेंशंस L1 t-1 डिवाइडेड बाय t1, कितना आएगा? L1 t-2, क्योंकि ये 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा और उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो -2 आ जाएगा यहाँ पर एक्सेलरेशन। उसके बाद फोर्स, आप ये रिमाइंड करो, कल आपके पास लिखा हुआ होगा, ठीक है? तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाद में मैं रीड आउट करूंगा इसको, तो पहले रिमाइंड करिए आप। तो मैं जब लिख रहा हूँ तब आप याद करने की कोशिश करो क्या डायमेंशन है, मतलब आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, न्यू स्टूडेंट आने वाले हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये डायमेंशंस है। अभी और कुछ डायमेंशंस नए वाले देखेंगे अपन डायमेंशंस, ठीक है? ये तो परफेक्ट होने ही चाहिए आपके, और इसके साथ साथ और कुछ डायमेंशंस लगेंगे, जैसे कि एक है और एक मोमेंटम। देखो मोमेंटम मतलब होता है
किसी बॉडी में मोमेंटम है, इसका मतलब उस बॉडी में मास भी है और वो बॉडी कुछ स्पीड से घूम रही है, ठीक है, तो वेलोसिटी भी है। तो मास इंटू वेलोसिटी को कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम पी से दिखाते हैं। तो यो इसका फॉर्मूला है, लेकिन इसके डायमेंशंस निकालने। डायमेंशंस, मास के डायमेंशंस m1, वेलोसिटी के डायमेंशंस l1 t माइनस वन, क्योंकि स्पीड को ही वेलोसिटी कहते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। स्पीड को ही वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो डायमेंशंस क्या है इसके, m1 l1 t माइनस वन, ये किसके आए हैं, मोमेंटम के डायमेंशंस। अभी एक नेक्स्ट है इम्पल्स। तो मोमेंटम मतलब समझ में आया ना, कि बॉडी है, उस बॉडी को स्पीड मिल गई है, तो उसमें बॉडी में क्या होता है, मोमेंटम होता है। मतलब मास और स्पीड, जैसे बुलेट, गन, गन जब चलती है तब बुलेट को मोमेंटम बहुत रहता है, मास कम है लेकिन वेलोसिटी तो ज्यादा है ना। तो इससे क्या होता है, उसको एक इम्पल्स मिल जाता है, और वो इम्पल्स या मोमेंटम मिलने से वो काम कर सकती है, ठीक है। तो मोमेंटम ये ऐसा रहता है, मास इंटू वेलोसिटी। अभी एक दूसरा है और इम्पल्स। इम्पल्स मतलब क्या, देखो, इम्पल्स मतलब होता है फोर्स इंटू टाइम। मतलब कितना फोर्स लगा कितने टाइम के लिए, उसे कहते हैं इम्पल्स। अभी समझो एक हमने बॉडी फेंकी, वो एकदम स्लो स्पीड में फेंक दी हमने, तो स्लो स्पीड में जाके वो बॉडी नीचे गिरती है, तो फोर्स लगता है, लेकिन उतना पावरफुल फोर्स भी नहीं लगता, और टाइम भी शायद कम होता है, या टाइम ज्यादा भी होगा शायद। लेकिन ये फोर्स और टाइम, ये दो चीज है। मतलब बॉडी कितने टाइम के लिए वहां पे कांटेक्ट में रहती है, ठीक है। फोर्स इंटू टाइम। समझो कोई बॉल हमने फेंका जमीन की तरफ, बॉल जमीन पे फास्ट अगर गिरता है तो वो बाउंस बैक करता है, ठीक है। जमीन पे वो अगर फास्ट गिरता है तो वो बाउंस बैक करता है, तो उसको टाइम कम मिलता है, फटक से वापस आ जाता है, तो उसके पास टाइम कम रहता है। सो इम्पल्स इक्वल टू क्या है, फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स इक्वल टू है फोर्स इंटू टाइम, तो वो अच्छे से याद रखो। अब इसके डायमेंशंस हम निकालेंगे। हाँ, फोर्स के डायमेंशंस पता है आपको, m1 l1 t माइनस टू। टाइम के डायमेंशंस सॉल्व करिए, क्या आएगा, m1 l1। देखो -2 और 1 बेस सेम है ना दोनों का, बेस सेम है, t और t सेम है, तो -2 और 1 यानी कितना, -1। ओके, तो इस तरह से ये आता है, राइट। तो ये अभी तक जो हुए, इसके डायमेंशन किसके साथ सेम आए, देखो, है ना। ऊपर का जो है मोमेंटम, उसके डायमेंशन देख लो, है ना, सेम है डायमेंशंस। तो इन दोनों के डायमेंशंस सेम है, ठीक है। किसके किसके, इम्पल्स और मोमेंटम के। उसी तरह एनर्जी और टॉर्क के भी सेम है। देखो, एनर्जी और टॉर्क भी सेम है, इम्पल्स और मोमेंटम भी सेम है। मतलब कुछ क्वांटिटीज है कि जिनके डायमेंशंस सेम रहते हैं, ओके। तो ऐसे क्वांटिटीज भी हो सकती है। उसके बाद और एक देखेंगे, एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होता है, कितनी एनर्जी है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, कितनी एनर्जी बाय कितना वॉल्यूम है, उसे कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, ओके। तो एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं पता है ना, एनर्जी मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसे वर्क डन भी कहते हैं। तो वर्क डन कब होता है,
जब हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद वहां पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तभी वहां पे एनर्जी या वर्क डन होता है। तो वर्क डन या एनर्जी के डायमेंशंस पता है, m1 L2 T माइनस टू, वॉल्यूम के L3 है, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, m1 L माइनस वन T माइनस टू। ठीक है, तो ये डायमेंशंस है एनर्जी डेंसिटी के। ओके, एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशंस है। मोमेंटम जो हमने देखा है ऊपर, वो है लीनियर मोमेंटम। देखो ऊपर जो हमने देखा है वो है लीनियर मोमेंटम, मतलब बॉडी सीधी जा रही है ना, सीधी जा रही है तो लीनियर मोमेंटम। अब देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या, बॉडी देखो ये बॉडी सीधी जा रही है, सपोज उस बॉडी को गोल घुमाना है, लेकिन सीधी जा रही है, तो गोल घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक रेडियस उसके साथ अटैच करनी पड़ेगी, है ना। तो ये जो मोमेंटम है ये कौन सा वाला है, लीनियर वाला, मतलब mv, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा r के साथ, तो एंगुलर मोमेंटम होता है mv इंटू r। फिर से एक बार देख लो आप, लीनियर मोमेंटम जो है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, जैसे कि आपको दिख रहा है मास इंटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए बस उसमें r ऐड कर दो, r से क्या होगा, रेडियस मिलेंगी, रेडियस मिलने से वो गोल घूमने लग जाएगा। ठीक है, सो mvr इज द एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम अगर करना है तो डायमेंशंस क्या आएंगे, बोला इसके, मास, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी पता है L1 T माइनस वन, और रेडियस, रेडियस मतलब डिस्टेंस, रेडियस भी एक तरह से डिस्टेंस यानी लेंथ ही होती है, तो L1। तो सॉल्व करें तो कितना था, m1 L2 T माइनस वन। देखो m1 L2 T माइनस वन, सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसी तरह से हम डायमेंशंस किसी अदर का क्वांटिटी के भी निकाल सकते हैं। हाँ, एंगुलर मोमेंटम यल से दिखाते हैं, इतना याद रखो, यल इसका सिंबल है, डायमेंशन यल लेंथ वाला नहीं है, सिंबल यल है, इसका सिंबल पी है। ठीक है, अब एक लॉ है, आपको पता है वो, न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ जो है ना, ऑफ ग्रेविटेशन, क्या लॉ है न्यूटन्स लॉ, फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2, मतलब जितने ज्यादा मासेस होंगे उतनी ग्रेविटी वहां पर ज्यादा होगी। ठीक है, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, m1 मल्टीप्लाइड बाय m2। तो जितना ज्यादा वहां पे प्रोडक्ट होगा इन दोनों का, उतना ही ज्यादा वहां पर फोर्स होगा। और एक बात है, ये दोनों बॉडीज दूर होंगी तो फोर्स कम हो जाएगा, इसलिए आर स्क्वायर नीचे आता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब आर कम होता है ना, तभी फोर्स बढ़ता है। जैसे मून और अर्थ, मून और अर्थ ज्यादा क्लोज है, इसीलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से आपको पता है समंदर में जो लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स बनते हैं ना, वो उसी वजह से बनते हैं। ओके, सो दैट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। ठीक है, ऐसा लॉ है F इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। अगर यहाँ पे हमने ये रिमूव कर दिया तो यहाँ पे कांस्टेंट लेना पड़ता है, वो होता है g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लेकिन हमें फाइंड करना है g के डायमेंशंस। ये जो g है ना, उसके डायमेंशंस हमें फाइंड करना है। तो ये g होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब यूनिवर्सल कांस्टेंट के डायमेंशंस निकालने हैं, तो वी हैव टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ
जी, तो जी के डायमेंशंस निकालने हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको? देखो, पहले जी का फॉर्मूला ले लो। क्या फॉर्मूला है जी का? एफ इंटू आर स्क्वायर, है ना? मल्टीप्लाई में चला गया, m1 m2 नीचे रह गया, और g तो साइड में जैसा है। तो फॉर्मूला क्या है जी का? फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। ये समझ गए? ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ अपन देख रहे हैं। न्यूटन्स लॉ में यह प्रोपोर्शनल टू क्या है? m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जितने मासेस ज्यादा होंगे उतना फोर्स मैक्स होगा। जितने मासेस ज्यादा है दो बॉडीज के, उतना उनमें ग्रेविटेशन ज्यादा होता है। फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या आता है फिर? m1 m2। लेकिन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि डिस्टेंस अगर कम हुआ, ये वाला, तो फोर्स बढ़ता है। उल्टा होता है ये, इनवर्सली। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या आया? m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फिर हमने वो प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकाल दिया, यहाँ पे इक्वल टू साइन डाल दिया और g लिख दिया, g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया फॉर्मूला। अब इसके डायमेंशंस निकालेंगे। हेंस डायमेंशंस ऑफ जी, पहले फोर्स के डायमेंशन पुट करने पड़ते हैं। फोर्स के डायमेंशंस पता है ना? m1 l1 t-2। ध्यान से देखो, जो नए लोग हैं उनको भी समझ में आएगा, ध्यान दो। m1 l1 t-2, ठीक है। उसके बाद आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस है, रेडियस मतलब लेंथ ही है, तो लेंथ का स्क्वायर। उसके बाद m1 m2 मासेस है। मासेस के लिए फॉर्मूला क्या है? m1 m2। तो ये भी मास है, ये भी मास है, मतलब ये कितना हो जाएगा? m स्क्वायर। ठीक है ना, दो बार मास आया तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। तो इस तरह से इसे सॉल्व करके हम g के डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्या आएंगे डायमेंशन g के? देखो, ऊपर m1 है, नीचे m2 है। ये ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा? m⁻⁻⁴ -2। समझ गए? यल का देखो, अभी l⁻⁻ क्या है इधर? 1, और उसके सामने फिर से एक l है, तो क्या आएगा फिर? l⁻⁻1 है और इसके सामने 2 है, तो 1 + 2। t⁻⁻ क्या आएगा? -2। देख लो, ठीक है। तो m⁻⁻ क्या है? 1, लेकिन नीचे भी m⁻⁻2 है, तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। यल वाले कितने लोग हैं? लेंथ वाले 2 लोग हैं यहाँ पर, ये एक फर्स्ट, ये एक सेकंड। तो l⁻⁻1 l⁻⁻2 आ जाता है, t⁻⁻2 है ही। ठीक है, सब सॉल्व कर लिया, तो कितना आएगा? m⁻⁻1, l⁻3, और t⁻⁻, कितना आएगा? -2। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ जी। समझ गए? तो कभी कभी फॉर्मूला अगर अपने पास है तो अपन किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशन निकाल सकते हैं। जो कांस्टेंट्स रहते हैं ना, जैसे जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, उसके डायमेंशंस ये है। मतलब उसके बेस पे कोई क्वेश्चन अगर आता है तो अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लेंगे इसके बेस पे, हाँ, ठीक है। तो देखो, इसके बेस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ, वहां पर दिया है EL² डिवाइडेड बाय m5g²।
ओके, m5 और g⁻²। अब यहाँ पे क्वांटिटीज क्या क्या है, देखो यहाँ पे क्वांटिटीज है, ये E जो दिया है उन्होंने, E मतलब एनर्जी, ठीक है, E एनर्जी, M मास होता है, L जो है ना, वो L मतलब लेंथ नहीं है, यहाँ पर उन्होंने दिया है एंगुलर मोमेंटम, और G तो पता है आपको, अभी निकला, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो इन सब के डायमेंशंस पुट करके आंसर निकालना है। तो क्या है क्वेश्चन, E एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर, m⁻5 और g⁻²। तो बोलो कैसे कैसे आएगा, एनर्जी के डायमेंशंस पहले पुट करने पड़ेंगे। एनर्जी पता है, जो लोग लेट आए अभी ध्यान दो, एनर्जी मतलब ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स को अपन डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब एनर्जी मिल जाती है। वर्क कब होता है, वर्क डन, जब हम फोर्स लगाते, और फोर्स लगाने के बाद वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। फोर्स लगाने के बाद अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो ही उसे वर्क डन कहते हैं। समझ गए, वर्क डन तब होता है जब फोर्स इंटू एक्स। तो फोर्स के डायमेंशंस पता है, m1L1T-2, डिस्प्लेसमेंट लेंथ के डायमेंशंस पता है, तो m1L2T-2। देखो जो भी अभी नए लोग हैं, वो नए लोग सिर्फ डायमेंशंस याद रखेंगे तो मतलब अभी के लिए डायरेक्ट ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, सिर्फ यूज कैसे करना है वो समझ लो, क्योंकि आपके 2-3 लेक्चर मिस हुए तो आप ऐप में देख सकते हैं, लेकिन मुझे बाद में लिंक में भेज दूंगा आपको। देखो ई मतलब एनर्जी, एनर्जी के डायमेंशंस ये है, m1L2T-2। ध्यान से, एंगुलर मोमेंटम यल, यल मतलब ये लेंथ नहीं है, देते हैं वो क्वेश्चन में, यल मतलब एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम ये है। एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या होता है, जो लीनियर मोमेंटम है उसको रेडियस से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि गोल घुमाना है, उसको एंगुलर करना है। पहले आप मोमेंटम देख लो, मोमेंटम मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और मास के डायमेंशन डाल दे तो ये डायमेंशन आ जाते हैं, और एंगुलर मोमेंटम को क्या करते हैं, बस आर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वो गोल घुमाना चाहते हैं हम इसको। आर मतलब लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा डायमेंशन बदल जाता है। तो मोमेंटम किस बॉडी में होता है, जिस बॉडी को मास है और वो स्पीड में आ रही है। आपको इसका एक एग्जांपल पता होगा, लोनार, लोनार में एक क्रेटर है, नेचुरल मेड क्रेटर। तो उस टाइम कुछ 60-70 हजार साल पहले वहां पे एक एस्टेरॉइड गिरा था, उससे वो गड्ढा बन गया, जो जिसे हम क्रेटर से जानते हैं। तो कितना मोमेंटम होगा उस बॉडी का, सोचो। मोमेंटम मतलब क्या क्या होता है, वो सेकेंड कॉलम, मास इंटू वेलोसिटी। मतलब समझो 1 किलोमीटर का पत्थर होगा वो शायद, और उसकी वेलोसिटी 1 सेकेंड को कम से कम 11 किलोमीटर होंगी। तो 11 किलोमीटर पर सेकेंड से वो पत्थर जब गिरा, तब उसने जमीन में गड्ढा बना दिया, उससे लोनार का क्रेटर बन गया। तो मोमेंटम समझ में आया ना। तो मोमेंटम, मोमेंटम मतलब क्या होता है फिर, बॉडी का मास इंटू बॉडी की वेलोसिटी। मोमेंटम मतलब क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। चलो तो वैल्यूज पुट करते हैं, एनर्जी की वैल्यू पुट की हमने, वैसे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पुट करेंगे। यल मतलब एंगुलर मोमेंटम कितना है, m1L2T-1, लेकिन उसका स्क्वायर है ये मत भूलो। फिर m⁻⁵, फिर g है, g के डायमेंशन हमने अभी निकाले, m⁻⁻1, L⁻3, T⁻², लेकिन उसका पावर भी 2 है। अब इसको सॉल्व करना है, बोलो कैसे आएगा, m⁻1, L⁻2, T⁻², m⁻2 कितना आएगा, देखो पावर का पावर मैंने बेसिक में बताया है 1-2 लेक्चर्स में,
पावर का जो न्यू बच्चे है वो ध्यान दो, पावर्स का पावर जब होता है, ये m⁻1 है, उसका पावर 2 है, उसके ऊपर 2 है, तो मल्टीप्लाई करते दोनों को बस, 1 × 2 तो 2 आ जाएगा। देखो l का पावर 2 है, उसके ऊपर 2 है, तो क्या करते, पावर को पावर मल्टीप्लाई, l⁻4। फिर t⁻2 क्या आएगा, -1 है, उसका पावर 2 है, तो कितना आएगा, -2 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, m⁻5। अब देखो -1 है m⁻2, उसका पावर 2 है, तो कैसा करेंगे इसको, m⁻2 -1 × 2 मतलब -2। फिर लेंथ का है, लेंथ का 3 है, 3 2 मल्टीप्लाई करते हैं, पावर का पावर जब होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई ध्यान से, t⁻2 है, उसका पावर 2 है, तो कितना आएगा, -4। अभी लास्ट स्टेप चल रही है, सब मासेस एक साथ ऐड कर दो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एक साथ ही करना है, तो कितने आएंगे बोलो, ऊपर ऊपर के दो कितने आएंगे, पहले m⁻1 है, l⁻2 है, तो कितने बन जाएंगे, m⁻3, m⁻3 बन जाएंगे, ठीक है, m⁻3। और नीचे कितना है, 5 - 2, तो बोलो कितने हैं, 3 है, ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, समझ रहे ना आप, m⁻1 + 2 3, और नीचे 5 - 2 मतलब 3, m⁻3 m⁻3 कैंसल, तो कुछ भी नहीं बचता m के लिए, 0। अभी लेंथ रेस टू देखो, ये लेंथ है, लेंथ को मैं डॉट दे रहा हूँ, सारे लेंथ्स यहाँ पे देख लो डॉट वाले, l⁻2 है, ऊपर 4 है, 2 और 4 6 हो गया, नीचे भी l⁻6 है, कैंसल, l⁻0 आ गया। चलो अभी बचा क्या है, t टाइम, t⁻2 है, ऊपर क्या है, t⁻2 है, -2 और -2 -4, नीचे भी कितना है, -4, तो t⁻4 t⁻4 कैंसल, तो m⁻0 l⁻0 और t⁻2 भी 0, तो ये चीज डायमेंशन लेस है, मतलब ये जो फॉर्मूला है ये डायमेंशन लेस है। अगर ऑप्शन में आता डायमेंशंस ऑफ EL² बाय m⁻5 इंटू g² इज, मास के डायमेंशंस आते क्या आंसर में, नहीं। ऑप्शन बी लेंथ के आते क्या, नहीं। ऑप्शन सी टाइम का डायमेंशन आता है, नहीं। और ऑप्शन डी एंगल, तो एंगल हम ले सकते हैं क्योंकि एंगल को डायमेंशन नहीं रहता है, तो ये डायमेंशन जब नहीं आते तब वो एंगल भी हो सकता है क्योंकि एंगल को डायमेंशन नहीं, समझ रहे ना, एंगल हैज नो डायमेंशन। आई विल राइट हियर, एंगल हैज नो डायमेंशन, क्योंकि उसमें मास लेंथ टाइम कुछ भी नहीं है, समझ गए। तो इस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डायमेंशनल एनालिसिस में आपको क्या याद रखना पड़ता है, फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज कैसे आए मैंने बताए वो बस आपको याद रखना। फर्स्ट नंबर एरिया, लेंथ इंटू लेंथ मतलब L2, वॉल्यूम L × L, लेंथ ब्रेथ हाइट L3। तीसरा स्पीड, स्पीड के लिए क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब L1 t-1। एक्सेलरेशन क्या है, स्पीड बाय टाइम, एक्सेलरेशन देने से गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, टाइम भी लगता है उसको, तो स्पीड बाय टाइम। सॉल्व कैसे किया पता है रूल। फोर्थ नंबर फोर्स, फिफ्थ नंबर फोर्स, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि मास के ऊपर अगर फोर्स लगाया तो मास में एक्सेलरेशन तैयार होता है, मतलब मास भाग जाता है वहां से। फोर्स अगर लगाया, जैसे गाड़ी का इंजन फोर्स लगाता है तो वो मास दूर दूर जाते रहता है। सो सिक्स नंबर प्रेशर, प्रेशर मतलब क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। सेवन नंबर डेंसिटी, एट नंबर एनर्जी, एनर्जी मतलब ये भी आता है, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी रहने दो या काइनेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक इलास्टिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वर्क डन, टॉर्क, ये सब सेम ही है, इन सब का डायमेंशन एक ही है। कैसे आया डायमेंशन देख लो एनर्जी का, एनर्जी जब वर्क डन जब होता है तब फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट होती है, फोर्स इंटू एक्स। फोर्स के लिए कितना, m1l1t-2। कैसे आया, ऊपर 5 नंबर पे है, तो ये डायमेंशन। और 9 नंबर टॉर्क, टॉर्क के लिए भी सेम डायमेंशन। 10 नंबर लीनियर मोमेंटम का देखा हमने। 11 नंबर इम्पल्स, ये दोनों सेम ही है, देखो
जो इफेक्ट मोमेंटम का होता है वही इम्पल्स का होता है। एनर्जी डेंसिटी, एंगुलर मोमेंटम, डायमेंशंस ऑफ जी, है ना, ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस है। तो ये 15 डायमेंशंस हमने देख लिए। तो और क्वेश्चन सॉल्व किया है एक, जिसमें कि EL²/m⁵ g² के डायमेंशंस हमको फाइंड करने थे। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आया। अभी एक देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन अभी देने वाला हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको ध्यान से सोच के करना है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, देखो, ये पेज में टर्न कर देता हूँ अभी। थोड़ी देर के बाद इसका स्क्रीनशॉट निकालेंगे, या फिर चलो थोड़ी देर के बाद ही निकाल लो। एक क्वेश्चन ऐसा है, v = AT प्लस B/T+C, ऐसा इक्वेशन है और ये वैलिड इक्वेशन है। v यहाँ पे वेलोसिटी है, t मतलब यहाँ पे टाइम है। फाइंड A, B, C। देखो, इक्वेशन वैलिड है, मतलब ऐसा यहाँ पर दिया है, इक्वेशन वैलिड है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन इज वैलिड, मतलब इक्वेशन पहले से ही वैलिड है, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताइए अभी किन किन के क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम होंगे। आपको पता है ना रूल, कि जिनका एडिशन कर सकते हैं उनके डायमेंशन सेम है। अभी इस पूरे इक्वेशन में 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, है कि नहीं। तो ये तीनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए बाय होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से v के डायमेंशंस, AT के डायमेंशंस और B/T+C के डायमेंशंस सेम हो, है ना। तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ये लेंगे v = AT। तो A = कितना आएगा, v/t। अब v मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी के डायमेंशन L1t-1 और टाइम के डायमेंशन t1। तो कितना है, L1t-2। तो ये सही जवाब फर्स्ट। अब देखो, हमें b के डायमेंशन निकालने हैं, c के भी निकालने। ये इक्वेशन जरा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें डिवीजन भी है, एडिशन भी है। लेकिन ये पूरा जब होता है ना कंप्लीट, तब ये इनके बराबर होता है। ये जो कंप्लीट है ना, ये इनके बराबर होता है। तो कंप्लीट इक्वेशन देखें तो ये तीनों बराबर है, क्योंकि तभी तो हम ऐड कर सकते हैं ना। मैंने कल क्या बताया था, 10 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन = 17 न्यूटन, ऐसा आप कर सकते हैं। मतलब ये जो तीनों क्वांटिटीज है वो सारे सेम डायमेंशंस होंगे। सेम डायमेंशंस है तो ही अपन ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलो, बात समझ में आई। अभी इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। इन दिस टर्म T and C are added, हेंस वो दोनों ऐड कब कर सकते हैं, जब उनके सेम होंगे डायमेंशन। दे मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। क्योंकि आपने किसी भी स्टेप में किसी दो चीजों को ऐड कर दिया, इसका मतलब वो दोनों सेम है, किलोग्राम किलोग्राम या सेंटीमीटर सेंटीमीटर या न्यूटन न्यूटन, ओके, या पास्कल पास्कल, सेम सेम रहेंगे ना, तो ही ऐड कर सकते हैं। तो स्टेप के बीच में एक स्टेप है, फिर भी ऐड अगर कर रहे हैं आप उसको, तो टी और सी तो सेम होने चाहिए। तो आप लिख सकते हैं, हेंस डायमेंशंस ऑफ टी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। सो सी इक्वल टू टी आ जाएगा, क्योंकि ये तो टाइम है ना, सी तो कांस्टेंट। चलो, सेकेंड आंसर भी आ गया, ये फर्स्ट आंसर भी आ गया। डायमेंशंस, डायमेंशन को 3 लाइन से दिखाए तो भी चलता है। तो ए के डायमेंशंस आ गए, सी के आ गए। अभी कौन से बचे हैं, बी के डायमेंशंस। देखो, हम क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन है, इसमें से पहला और तीसरा लेंगे। अभी पहला और दूसरा लिया था ना, बाद में सिर्फ दूसरा सॉल्व किया कि नहीं। अब एक पहला और तीसरा लेंगे, दूसरा तीसरा लिए तो भी चलता है, कौन सी भी ले लो, आपको सिर्फ कंपेयर करना है। कंपेयर फर्स्ट एंड थ्री। पहला कौन सा है, v। तीसरी टर्म कौन सी है, B/T+C।
सही है। अब बोलो t प्लस सी के जगह पे सिर्फ t लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी समझो t की वैल्यू 10 न्यूटन है और c की वैल्यू 5 न्यूटन है, तो आंसर कितना आएगा? 15 न्यूटन आएगा ना। तो न्यूटन की जगह पे न्यूटन ही रहेगा। तो इसका मतलब दो क्वांटिटी ऐड भी करे तो उनका यूनिट बदलता नहीं है। 7 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन कितना बनेगा? 10 न्यूटन। तो हमको वैल्यू नहीं लिखनी है, 7 प्लस 3 10 होता है, वो नहीं लिख रहे हम क्या लिख रहे हैं? 7 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन इक्वल टू डैश डैश न्यूटन। तो न्यूटन ही आता है। इसीलिए जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आएगा तब दोनों के जगह पे आपको सिर्फ क्या लिखना है? एक ही लिखना है, टी। ऊपर क्या है? v, और इधर क्या है? v। चलो v इंटू टी इक्वल टू बी आ गया। वेलोसिटी के डायमेंशंस बोलो L1 t माइनस 1 और ये T1। तो b के डायमेंशंस क्या है? L1। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके, ये जस्ट स्टार्टिंग की है एक्चुअली। ये पॉइंट कंप्लीट होने को कल टाइम लगेगा, तो हम इसको कल फिर से रिवाइज करके इसके टाइप्स लेंगे। हाँ, जस्ट अभी ये स्टार्ट किया है अपन। तो एक काम करो, आप पहले फर्स्ट इसका एक स्क्रीनशॉट निकालो तो आपके पास ये रहेगा। घर जाके प्रैक्टिस करो। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, कल भी अटेंड करो, फ्रेंड्स को बोलो। ठीक है, आपको भी फायदा होगा अगर आप फ्रेंड्स को लाएंगे तो। फर्स्ट पेज निकाल लिए स्क्रीनशॉट, सेकंड पेज का भी निकाल लो। ओके, तो ये थोड़ा पढ़ लेना पहला पेज, तो कल आपको इजी जाएगा। सेकेंड अभी जो क्वेश्चन लिया है इसके आधा जो बचा है वो, और बाकी इसको कंटिन्यू कल करेंगे। ठीक है, तो तब